विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल विज ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनिल विज को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा है और अब उनकी तबीयत में सुधार देखने को मिला है। बता दें कि अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अंबाला के कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। विज के चेकअप के लिए कोरोना को वैक्सीन ट्रायल टीम रोहतक पीजीआई से पहुंची। इस दौरान पीजीआई रोहतक के वीसी ओपी कालड़ा भी मौजूद रहे। कालड़ा से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल विज की हालत पहले से बेहतर है और उनका डिटेल चेकअप किया गया है। साथ ही उन्होंने विज के जल्द रिकवर होने की उम्मीद भी जताई है। बता दें कि अनिल विज को 20 नवंबर को कोवैक्सीन ट्रायल के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद 18 दिसंबर को विज को दूसरा डोज दिया जाना था, लेकिन अब उन्हें दूसरा डोज नहीं दिया जाएगा। तो अनिल विज की जो तबीयत है उसमें सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रायल के लिए अनिल विज को कोवैक्सीन का इंजेक्शन भी दिया गया था, जिसके बाद वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि अब इस पर जो कंपनी है उसने सफाई दे दी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अनिल विज की तबीयत में अब सुधार देखने को मिला है और अब जो 18 दिसंबर को विज को दूसरा डोज दिया जाना था वो अब उन्हें नहीं दिया जाएगा। अगली खबर पंजाब से है, जहां 6 दिनों से लापता शख्स का शव मिला है। आपको बता दें कि पंजाब में एक ट्रक चालक 6 दिन पहले लापता हो गया था, जिसका अब शव बरामद किया गया है। अजनाला के ऊठिया गांव में शव मिला है। पंजाब के अजनाला में 6 दिन पहले लापता हुए ट्रक चालक का शव बरामद किया गया है। बता दें कि ट्रक चालक का शव अजनाला के ऊठिया गांव से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान अंग्रेज सिंह के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक अंग्रेज सिंह 29 नवंबर को घर आया था, जिसके बाद वो लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने नजदीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब ट्रक चालक का अजला शव खेतों से बरामद किया गया है। राजशांसी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी का बयान दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। राजशांसी पुलिस स्टेशन के प्रमुख नरेंद्र सिंह ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। तो प्रथम दृष्टया जो ये पूरा मामला है वो हत्या का लग रहा है। आपको बता दें कि 6 दिन पहले ट्रक चालक लापता हो गया था, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे। उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस लगातार इस युवक को ढूंढ रही थी, लेकिन जब युवक का शव बरामद किया गया तो उसके बाद ये पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ लग रहा है। और जो पुलिस प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोई भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਰਾਜਾਸਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 29 ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਗੋਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 201 ਤਹਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ कार्रवाई शुरू कर दी। बागपत में NH 709B पर सड़क हादसे की खबर आई है। आपको बता दें कि यह हादसा पाली गांव के पास में हुआ है। एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान रोडवेज बस ने शख्स को टक्कर मार दी, जिसमें शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। मृतक की पहचान जमालुद्दीन के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर खूब बवाल काटा और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसके चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बागपत से ये खबर है, जहां पर NH 709B पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पालीगांव के पास ये हादसा हुआ है। एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान रोडवेज बस ने उस शख्स को टक्कर मार दी और जो
ड्राइवर था वो बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने NH 709B पर जाम लगा दिया, जिससे वहां पर जो आवाजाही जो लोग कर रहे थे उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबा जाम वहां पर देखने को मिला। पुलिस को जैसे इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को वहां पर खुलवाया। साथ ही जो परिजन हैं उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि जो कोई भी दोषी है, जो ट्रक चालक है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ट्रक चालक है वो कब तक गिरफ्तार होता है और पुलिस ट्रक चालक तक कब तक पहुंचती है। ये आज सुबह 8 बजे की घटना है। बड़ौद की तरफ से रोडवेज जा रही थी और जमालू नाम का व्यक्ति जो मुगलपुरा का रहने वाला उसकी ससुराल में था, गया हुआ था पाली में। वहाँ ये सड़क क्रॉस कर रहा था, जबकि वहाँ क्रॉस करने का कोई वो नहीं है, कट नहीं है। उसी के बीच में जो है इधर से तेज गति से रोडवेज आई और उसकी चपेट में आकर के मौके पर इसकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम के करा दिया गया है और इसमें रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ धारा IPC की 279 304B का मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से भी किसानों का दिल्ली की ओर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया। आपको बता दें जो राज्यों से भी अब किसानों के प्रदर्शन की खबरें सामने आने लगी हैं। बदायूं में भी खेती से जुड़े कानून को लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बदायूं के उसहैद कस्बे में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजाराम शर्मा ने कहा कि सरकार देश को किसानों के हाथों से छीनकर उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है और देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की बातें नहीं मानेगी तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता हवलदार सिंह ने 8 दिसंबर को भारत बंद आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 70-75 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने की बात कही है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर तो प्रदर्शन हो ही रहा है, साथ ही जो राज्य हैं यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भी किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है। किसान लगातार बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो जो आंदोलन है वो और उग्र होगा। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। लगातार दिल्ली में बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर झुकेगा कौन? क्या सरकार किसानों के आगे झुकेगी? क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार अब कानून में बदलाव करेगी तो उन्हें वो बदलाव मंजूर नहीं है। वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले जाती। और अब बदायूं में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। बदायूं में जो किसान यूनियन है, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसने हल्ला बोल किया है। आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो 70-75 ट्रैक्टर लेकर वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बात यही है जो MSP के जो लिखित में दे रहे हैं तो उसको अभी ये कह रहे हैं मैं लिखित तो रखूंगा लेकिन इसके हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन हमें ये दिखावटी प्रलोभन नहीं चाहिए। जैसे मैं हमारी जनता तो तमाम तरीके मुद्दे देख चुकी है। केंद्र व प्रदेश की सरकारें तमाम आश्वासन देख रही हैं, तमाम प्रलोभन दिए हैं। कई योजना के अंतर्गत हमारे पब्लिक को तमें गुमराह किया जा रहा है। उन योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका 20% तक हमारी जनता को लाभ नहीं दिया जा रहा। हमारी ये मांगे हैं कि MSP को कानून बनाया जाए और कानून के दायरे में लाकर अगर MSP से नीचे कोई खरीद कर रहा है तो उसको जेल भेजा जाए तत्काल प्रभाव से। आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे आज वार्ता दिल्ली में आज भी चल रही है, क्या कोई परिणाम निकल के आया है? अभी कोई परिणाम नहीं मिला, वो तो शाम को 7 बजे करीब पता चलेगा। आप सभी का धरना कब तक जारी रहेगा? ये हमारा जब तक हमारी मांगे सारी मानी नहीं जाएगी तब तक या संशोधन नहीं किया जाएगा। MSP लागू रहनी चाहिए, वो तो अलग बात, लेकिन कानून में लाई जाए और तभी हम खत्म करेंगे धरना, तब तक नहीं। और हम लोग लगातार जा रहे हैं। रामपुर में रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी पर हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जो रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी है उस पर महिला की हत्या का आरोप लगा है। ये महिला जो अधिकारी है उसके घर पर काम करती थी। जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई थी, जिसके चलते रिटायर्ड अधिकारी ने वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गया था।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो घर में घुसकर महिला की हत्या का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरी खबर रामपुर से है, जहां पर एक रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी पर घर में घुसकर महिला की हत्या करने का आरोप लगा है। ये मामला रामपुर की स्वार तहसील के सिद्धा इलाके का है। आपको बता दें कि महिला रिटायर्ड सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह के घर पर सफाई का काम करती थी और इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के अनबन हुई, जिसके बाद जो रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी है उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना स्वार के गांव छिद्दावाला में एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल हो गई। वो गांव के ही एक व्यक्ति के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। ये व्यक्ति रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी है। आज सवेरे ही उसके घर उसे बुलाने गया तो किन्हीं कारणों से वो काम पे आने से उसने मना कर दिया। दोबारा ये फिर अपने घर लौट के आया और घर से जब गया तो उससे उसने झगड़ा किया और तमंचा लेके गया था साथ। जिस तमंचे से उसकी बेटी के सर में भी वार किया इसने बट से और उस महिला को उसने गोली मार दी। उस गोली लगने से महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस पहुंची, महिला को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां वो डॉक्टरों ने भी मृत्यु घोषित कर दिया है। अभियुक्त को मैं आला कत्ल के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। विधिक प्रक्रिया पूरी करके माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। रामपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोपी और कोई नहीं बल्कि रिश्ते में जो मासूम थी उसका चाचा लगता है। आपको बता दें कि रामपुर से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला बिलासपुर थाना इलाके का है। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि आरोपी युवक रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। लगातार इस तरह की घटनाएं सवाल खड़े करती हैं और सवाल समाज से खड़े पूछती है कि आखिर इस समाज में जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, जरा सोचिए कि किस तरह की प्रवृत्ति उस शख्स में रही होगी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की जो खबर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चौंका देती है। और आपको बता दें कि जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी और कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल जरूरत यहाँ पर मानसिकता को सही करने की भी है, क्योंकि जो आरोपी है वो भी नाबालिग है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि जो आरोपी है वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई। पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है, उसकी उम्र भी 14-15 साल बताई जा रही है और रिश्ते में वो चाचा लगता है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सोनभद्र से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक बाइक सवार युवक ने रास्ते में चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि घायल युवक की पहचान शिवम वर्मा के रूप में हुई है। तो सोनभद्र से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मामला वाराणसी शक्तिनगर रोड का है, जहां एक बाइक ने युवक को टक्कर मार दी। घटना चोपन थाना इलाके के मेन मार्केट की है। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को चोपन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन जब युवक की हालत गंभीर देखी गई तो उसके बाद उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान शिवम वर्मा के रूप में हुई है। तो आपको बता दें कि ये हादसा शक्तिनगर रोड पर हुआ है। वाराणसी शक्तिनगर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां एक बाइक ने युवक को टक्कर मार दी।
चौपन थाना इलाके के मेन मार्केट में यह हादसा हुआ। युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए युवक को तुरंत चौपन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती जरूर कराया था, लेकिन युवक की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। आज बाबरी विध्वंस की 28वीं बरसी है, लिहाजा यूपी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और अयोध्या की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, लिहाजा यूपी में पुलिस चौकस नजर आ रही है। अयोध्या समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी पुलिस हालात पर नजर बनाई हुई है। बता दें कि बाबरी विध्वंस की बरसी के मद्देनजर पुलिस को बाकायदा ब्रीफ भी किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मिर्जापुर से है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद से है। यहाँ पर भी बाबरी विध्वंस की बरसी के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है वो अयोध्या से है, जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यहाँ RAF के जवानों के साथ साथ सिविल पुलिस का रूट मार्च देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर के जो यूपी पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटनाएं ना हो। इसको लेकर पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जो अयोध्या है वहां पर प्रवेश गेट पर एंट्री से पहले आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो एंट्री तक नहीं लाने दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज बाबरी विध्वंस की बरसी है। इससे पहले कल पुलिस कर्मियों को बाकायदा ब्रीफ कर दिया गया था। साफ तौर पर उन्हें किसी भी तरह के अगर हालात बिगड़ते हैं तो उससे किस तरह से निपटना है उसको लेकर के ब्रीफ किया गया था। और अच्छी खबर ये आ रही है कि अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे की खबर सामने नहीं आई है और जो जिंदगी है वो रोजमर्रा की तरह चल रही है। अगली खबर गुजरात से है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमले की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग को बिजली चोरी की खबर मिल रही थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी की जांच करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ही लोगों ने हमला कर दिया। गुजरात के अरवली में बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर सामने आई है। बता दें कि यह हमला मेघराज तालुका में हुआ है। दरअसल बिजली विभाग की टीम पनिबार गांव में बिजली जांच के लिए गई हुई थी। इसी दौरान बिजली कर्मियों पर पथराव किया गया। बता दें कि बिजली कंपनी की एक कार में तोड़फोड़ भी की गई है। दरअसल इलाके में बिजली चोरी की खबर विभाग को मिली थी, जिसके बाद बिजली विभाग ने अपनी टीम को जांच के लिए भेजा था, लेकिन मौके पर गई बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जिसके बाद बिजली विभाग ने मेघराज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। तो यहाँ पर लोगों की गुंडाई साफ तौर पर देखने को मिली है। बिजली विभाग की टीम अपने काम से एक गांव में जाती है, क्योंकि बिजली विभाग की टीम को लगातार बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी। लगातार बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे। और अब जब बिजली विभाग की टीम पूरे मामले की जांच करने के लिए गांव में गई तो जो ग्रामीण हैं उन्होंने बिजली विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के भी खड़े होते हैं, क्योंकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पुलिस है उसमें बिजली विभाग की टीम कब तक मामला दर्ज करवाती है। उसके बाद पुलिस जो आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर बिजली विभाग की टीम पर हमला किया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विजय मिश्रा को लेकर बयान दिया है। साफ तौर पर कहा है कि विजय मिश्रा से उन्हें डर नहीं लगता। क्या कुछ कहा है नंद गोपाल नंदी ने, आइए सुनते हैं। नहीं, हमें विजय मिश्रा नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। हम भगवान से डरते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोई भी अपराधी वो कुत्ते की तरह होता है। अगर आपको दौड़ाएगा और आप भागेंगे तो काट लेगा, लेकिन आप रुक जाएंगे तो हो सकता है सूंघे और पूंछ हिलाए, लेकिन डांट देंगे तो भागेगा जरूर।
यही मंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है तो उसमें ये खबर आ रही है कुछ मंत्रियों को हटाया भी जाएगा उनके काम काज को देखते हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस पे एक मौका और दिया जाना चाहिए जिनको हटाया जाना है? नहीं, देखिए ये सब शीर्ष हमारे पार्टी के सर्वोच्च और शीर्ष लोगों का निर्णय होता है, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं। तो नंद गोपाल नंदी का बयान आपने सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अपराधी है वो कुत्ते की तरह होता है। साफ तौर पर विजय मिश्रा को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि विजय मिश्रा से उन्हें डर नहीं लगता है। आपको बता दें कि नंद गोपाल नंदी जब बीएसपी सरकार में साल 2010 में मंत्री थे तो उस दौरान उन पर एक रिमोट से हमला हुआ था। उस जो हमला हुआ था उसमें विजय मिश्रा आरोपी थे और अब विजय मिश्रा जो है वो विधायक हैं और अब साफ तौर पर सीधा इशारा उन्होंने विजय मिश्रा की तरफ किया है। कहा है कि उन्हें विजय मिश्रा से कोई डर नहीं लगता है। जो अपराधी हैं उनके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है, उन्हें ऐसे अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।